नमस्कार, जय हिंद और जय तु भारतम। दोस्तों, शून्यकाल का शून्यालाप में आपका स्वागत है। नाम सुन के कुछ अजीब लगा ना? वस्तुतः जब मैं सोच रहा था कि हाँ, ये एक प्रोग्राम करना है मुझे, अपने विचारों को आपके साथ साझा करना है, तो ये एक नाम मेरे दिमाग में कौंध गया। हुआ यूँ कि जब मैं बच्चा था 7वीं 8वीं 10वीं क्लास तक, तो घर पे कई पत्रिकाएँ आती थीं और उनमें पता नहीं, शायद सरिता थी, कादम्बरी थी या कोई और पत्रिका थी। पत्रिका का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें एक ही एक कॉलम होता था, शून्यकाल का शून्यालाप। और उसमें कई समीचीन प्रश्न उठाए जाते थे। बाद में जब मैंने और ढूँढ-ढाँड की थोड़ा बहुत खोजा इधर-उधर, तो पता चला कि शून्यकाल जो है सो कि लोकसभा का प्रश्नोत्तर काल होता है और इसमें विषय का कोई बंधन नहीं होता है। तो हमने कहा कि ग्रेट, दिस इज़ व्हाट आई वांट। क्योंकि अ, मुझे लगता है कि मैं किसी एक टॉपिक से बंध के नहीं रह सकता। और दूसरी बात कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा ये कहते थे कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो मतलब इसलिए मैंने कहा कि नहीं, विषय की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए और नाम डन करो, शून्यकाल का शून्यालाप। ये पहला एपिसोड है और क्या बोलें, जब मैं सोचा कि क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा, कैसे आरंभ करूँगा, तो मुझे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ याद आई। वो क्या है कि 2 पुस्तकें हैं जिनका ओपनिंग पैराग्राफ जो है मुझे अ, कभी नहीं भूलेगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ उसमें से एक है और दूसरी है वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन की। वो जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने जो सौंदर्य वर्णन किया है, अगर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार आप देखिए, उसको पढ़िएगा। तो सब ऐसा है कि चार्ल्स डिकेंस ने जो लिखा है वो हर काल पे, हर देश काल और परिस्थिति पे फिट होता है, सूट होता है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपोक ऑफ इनक्रेडुअलिटी। मतलब जब मैं सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर के, मतलब इट वॉज एन एरा ऑफ डिस्पेयर, द विंटर ऑफ डिस्पेयर, द एरा ऑफ होप। मुझे लगता है कि ये आज के समय पे भी तो वैसे ही फिट होता है। समाज में सदैव 2 पक्ष रहेगा। एक पक्ष भविष्य को लेके आशान्वित रहेगा, एक पक्ष अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, बस ऐसे ही चल रहा है। अ, तो मतलब ये बात करने के पीछे और बेसिकली ये प्रोग्राम करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य होती हैं जिन पे कि चाहो या ना चाहो कुछ कमेंट आ जाता है, कुछ निकल जाता है मुँह से। और मैंने सोचा कि अगर इसको एक व्यवस्थित रूप दे करके, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे करके और फिर बातचीत आरंभ की जाए आप लोगों से। और ये विचार कई दिनों से पक रहा था मन में, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये विचार पक रहा है, जिस दिन पकेगा उस दिन टपकेगा भी। आ, तो पिछला बार जो मैंने भारत विभाजन के बाद पुनर्निर्माण और दूरदर्शिता अ, जो वीडियो था मेरा, उस पे तो कमेंट आया कि इस बात को और विस्तार दो।
विज़न से आपका क्या तात्पर्य है? जो कैटेगराइज़ेशन है, तो आपने सही किया है, लेकिन इसको और विस्तार देना चाहिए। तो साथ बने रहिए। प्रतिदिन मैं उस पे कुछ न कुछ विस्तार तो दूँगा ही, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये 10 मिनट, 15 मिनट में समाप्त होने वाली वार्तालाप नहीं है। ये बात, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो ये बात दूर तक जाएगी। और दूसरा प्रश्न था कि नरसिम्हा राव को आप विज़नरी क्यों नहीं मानते हैं? तो मेरे विचार हैं, अ, असल में जो मापदंड है, वो सबके लिए समान होना चाहिए। जैसे मैंने राजीव गांधी के लिए कहा कि मैं बच्चा था, लेकिन फिर भी उस समय जो राजीव गांधी ने कहा कि हमें 21वीं सदी में जाना है, तो वो एक विज़न था। जैसे शास्त्री जी ने कहा कि भाई, सीमा पे जवान भी ज़रूरी है, और चूँकि हमारा देश उस समय अकाल से जूझ रहा था, खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तो किसान भी ज़रूरी है। जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने जय विज्ञान जोड़ा, या फिर जो स्वर्णिम चतुर्भुज की जो उनकी योजना थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो जो उनका विजन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा विकसित होना चाहिए। नरसिम्हा राव जी के साथ जो भी मैंने पाया, जो भी मैंने देखा, लोग क्रेडिट देते हैं उनको कि 1991 का जो आर्थिक उदारीकरण का जो दौर है, उनके साथ ही आरंभ हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ उनके साथ ही आरंभ हुआ, लेकिन उस आर्थिक उदारीकरण के पीछे क्या ये उनकी मौलिक सोच थी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी कि अगर नरसिम्हा राव जी नहीं मानते, तो हमने तो 20 टन ही रखा था गिरवी। वो चंद्रशेखर के टाइम था या गुजराल के टाइम था, कुछ ऐसे ही था। मेरे ख्याल से चंद्रशेखर के ही टाइम था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन वो दौर हमें दोबारा देखना पड़ जाता। आपने ग्लोबलाइजेशन के लिए, मुक्त व्यापार के लिए भारत के बाज़ारों को खोला, ठीक है, कुछ हद तक लाइसेंस राज को ख़त्म किया, ठीक है, लेकिन वो तो परिस्थितिवश था ना। और वहीं अगर हम देखते हैं तो मतलब कि वो कालखंड भारत के राजनीतिक इतिहास का ऐसा इतिहास था जब मंडल कमंडल दोनों आपस में टकरा रहे थे। वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भारत का एक बहुत ही विस्फोटक कालखंड था, और वो नरसिम्हा राव जी ढंग से मैनेज करने में असफल रहे। इतना ही नहीं, जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का दौर था उस समय, वोट के लिए नोट जो था, वो संसद में भी हमने देखा। 1 करोड़ का ब्राइब का, और एक और मुझे नाम ध्यान में आ रहा है, उस पर मुझे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था। लखू भाई पाठक का केस भी था, जिसमें शायद उस बेचारे की मृत्यु हो गई निर्णय आने से पहले। लेकिन अगर मैं इस पे कल फिर बात करूँगा। वो अचानक से मुझे ध्यान आया, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह सकता हूँ। मुझे कुछ देखना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा इसके लिए। मैं इस पे विस्तार से बात करूँगा लखू भाई पाठक के केस पे। हाँ, बाबरी का गिराया जाना जो है, कुछ लोगों के लिए दुखद है, कुछ लोगों के लिए सुखद है, तो मैं इसको समवेयर इन बिटवीन रखता हूँ। लेकिन उनको मैं विजनरी की कैटेगरी में एक और कारण से भी नहीं रख सकता हूँ। जो व्यक्ति यह कहे कि नॉट टेकिंग डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पर्सन कैन नॉट बी अ विजनरी। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको
समाचार देना नहीं है, खबरें देना नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टिंग खबर दिखती है तो उस खबर का विश्लेषण जो है वो मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग खबर आंखों के सामने से गुजरी कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का कॉस्ट है यूरोप के लिए लगभग $700 बिलियन का है पर ईयर। गुड। जब आप अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे दूसरे देशों के मूल्य पर, जब अमेरिका CFC का उत्सर्जन जोरों शोरों से कर रहा था, जब यूरोप पोल्यूटेंट्स का उत्सर्जन जोरों शोरों से कर रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा था, जिसके लिए कि ब्राज़ील, भारत और अफ्रीका के कई देश, मतलब ये कहिए कि तीसरी दुनिया के देश दंडित हो रहे थे, उसका फ़ायदा कितना था आपको? जो भी फ़ायदा हुआ उसको इंडेक्सेशन करके और आज के डॉलर या यूरो के मूल्य में देख लीजिए, ये कीमत तो बहुत कम है। तुलसी बाबा लिख के आया ना, जस करनी तस भोग होता था, नरक जात तब क्या पछताता। तो खैर ये तो ट्रम्प साहब ही हैं, तो उनके बारे में क्या बोलें। ईरान US युद्ध की समय सीमा बिना किसी डील के समाप्त हो गई है। मतलब जो युद्ध क्या नहीं, युद्ध विराम की समय सीमा कही है। ठीक है, उस पर कुछ है नहीं। और देश के अंदर तो अभी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CJP का जो पार्लियामेंट प्रोटेस्ट मार्च था उस पर जो भी घटना है उसकी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी जांच होगी, वो एज एन एविडेंस लिया जाएगा। बढ़िया है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी या मतलब कोई भी ऐसा प्रयत्न जो कि देश और समाज को अस्थिर करने का कार्य करे या अस्थिर करने के उद्देश्य से किया जाए, वैसे प्रयत्नों पे रोक लगनी चाहिए। और रोक भी ऐसी लगनी चाहिए कि जो कोई अगला उसके लिए प्रयास करे वो 100 बार सोचे, 10 बार नहीं, 100 बार सोचे। देखिए बात यह है कि हमारे समाज में कानून का डर समाप्त हो चुका है, और कानून का डर समाप्त होने के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो बहुत फेमस कारण है, सब जानते हैं, जानता नहीं मैं कौन हूँ, या फिर जानता नहीं मेरा बाप कौन है। एक तो ये, इफ आई एम वेल कनेक्टेड, मैं इससे निपट लूँगा। दूसरा जो है वो है कि निर्णय में देरी। अब ये निर्णय में देरी जो है एक तरह से कानून का डर खत्म कर देता है। अरे महीने 2 महीने जेल रहेंगे, फिर सेटिंग करके बेल पे निकल जाएंगे, और फिर केस चलता रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो अगर व्यवस्था सुधारनी है तो भाई सबसे पहले न्यायिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए, और वो न्यायिक व्यवस्था जब सुधरेगी तभी व्यवस्था में सुधार आए। खैर, आज ये पहला एपिसोड है, 18 अगस्त। ये दिन मैं इसलिए भी याद रखना चाहता हूँ कि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस का ही वॉज रिपोर्टेड डेड टुडे। 1945 में जब उनका विमान गिरा था तो ही वॉज ऑफिशियली रिपोर्टेड डेड ऑन 18 अगस्त। और भी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मुझे याद आता है कि दिलीप वेंगसरकर का भी बर्थडे है आज। कई लोगों का बर्थडे होता है, उसमें ये दिलीप वेंगसरकर का बर्थडे था। और सबसे बढ़ के गोपाल दास नीरज का
जन्मदिन की पुण्यतिथि है आज। 2018 में 18 अगस्त को उनका देहांत हुआ था। गोपाल दास नीरज ज़बरदस्त कवि थे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उनकी फेमस कविता है। लेकिन मैं उनको इसके लिए नहीं जानता हूँ, नहीं जानता था कह लीजिए। शर्मीली फ़िल्म में किशोर का गाया हुआ गाना, जो उन्होंने उस शर्मीली फ़िल्म के लिए, उन्होंने फ़िल्मों में भी कई गाने लिखे हैं, लेकिन शर्मीली फ़िल्म का मुझे विशेषतः इसलिए याद आता है क्योंकि उसमें वो लाइन आता है, ओ नीरज नैना सुन जरा तेरी लाज का घूंघट खोल दूँ, वो मेरी शर्मिली जो गाना है। तो मैंने जब मैं सुना पहली बार, दूसरी बार कभी, और जब मैंने इस शब्द पे ध्यान दिया, हमने कहा कि यार हिंदी फिल्मों में ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग करने वाला कौन है। और फिर उस समय तो कैसेट्स आते थे, मैं 90s के दौर की बात बता रहा हूँ। तो जब मैंने उसमें खोल के देखा गोपाल दास नीरज, हमने कहा अच्छा, ये इतना पता था कि वो कवि हैं उस समय तक, मैंने कि उन्होंने फिल्मों में भी लिखा है। एंड देन तो उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए धन्यवाद, जय हिंद और हर हर महादेव।